हेडक्वार्टर नहीं जा सकते थे, सड़कें काट दी थी, पोल तोड़ बिजली के खंबे और दरख्त डाल दिए थे ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस की मूवमेंट ना हो। तो खैर उस सिचुएशन को भी फिर कंट्रोल में लाया। देन आई स्टार्टेड ऑपरेशन ऑल आउट विद द हेल्प ऑफ इंडियन आर्मी एंड द सीएपीएफ के साथ मिलके। और ऑपरेशन ऑल आउट में जितने टॉप कमांडर्स थे उनको टारगेट किया गया, वो आज तक चल रहा है। उसके बाद फिर लैंडमार्क डेवलपमेंट आई जो 5 अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 वाज रिमूव्ड, and then things started improving tremendously, and you see today what Kashmir is. Now we had a successful election, and now Umar Abdullah's government is there in Kashmir, but we saw a spate of terror incidents before assembly election in Jammu region, and after the election in Kashmir Valley. But I think security forces are going after them, and you will very soon see that things will be brought under control. So, in a brief nutshell, Kashmir, 30 years का मैंने 10 मिनट में बताया. Otherwise, I can go on speaking for I think full one day on this. So, आई नो आपके बहुत सारे सेमिनार्स मैंने सुने हैं एंड आई नो व्हाट यू सेइंग। और आपको उधर भी सुना है, जयपुर डायलॉग्स में भी सुना है मैंने आपको। जी, जी. एक थोड़ा-सा वो इंसिडेंट दर्शकों को बताइए कि जब आपकी उँगली कट गई है, दिखा रहे हाँ, थे अभी आप। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये गोली लगी है, हाथ कटा है। क्या हुआ कि मैं डीआईजी बारामूला कुपवाड़ा रेंज है जी, हमारा बॉर्डर का इलाका है कश्मीर वैली का, जो पाकिस्तान से लगता है। मैं उधर का डीआईजी रेंज था। मुझे उस वक़्त जो पुलिस चीफ थे जेएंडके के, उन्होंने कहा कि आईजी कश्मीर जो पूरे कश्मीर के इंचार्ज होते हैं, वो मिस्टर गिल थे, वो छुट्टी जा रहे हैं, तो आप उसका इंचार्ज रहिए। तो मैं कश्मीर श्रीनगर में था, लेकिन रात को मुझे किसी वजह से बारामूला जाना पड़ा। तो मेरी मूवमेंट उन्होंने वायरलेस पे इंटरसेप्ट की टेररिस्ट ने। तो एक गांव है सोपुर क्रॉसिंग, जो श्रीनगर बारामूला रोड है, उसमें सोपुर क्रॉसिंग के पास एक गांव है, वो उन्होंने खाली कराया। देयर वर टू ग्रुप्स ऑफ टेररिस्ट ईच of 7 to 8 people. To I think total number must be over 17-18 terrorists. So गांव को खाली करवाया उन्होंने, और दोनों तरफ यूएमजी यूनिवर्सल मशीन गन फिट किया, रोड के दोनों तरफ। और जब मेरा मोटरकेट रात के वक्त 8 बजे, 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था, 23 मार्च 1999 को ये इंसिडेंट हुआ। उस वक्त मेरी गाड़ियों पर उन्होंने सैकड़ों गोलियां चलाई यूएमजी से, जिसमें एक सीआरपी का हेड कांस्टेबल सीरियसली, उसकी उसका जो पेट की अंतड़ियां है वो बाहर आ गई, एंड ही डाइड देयर ऑन द स्पॉट। और मेरी गाड़ी जो बुलेट प्रूफ एम्बेसडर थी, उसमें कुछ गोलियां अंदर आई, जिसमें मेरा एक जो सिख ड्राइवर था, उसको यहाँ लेफ्ट शोल्डर पे गोली लगी और वो सीरियसली इंजर हो गया। और दूसरी गोली जो आई, उसने मेरा ये हाथ काट दिया, ये वाला। इसको फिर रिकंस्ट्रक्ट करवाया दिल्ली में प्लास्टिक सर्जन से। और एक ग्रेनेड का स्प्लिंटर आया, वो मुझे यहाँ पंक्चर कर गया मेरी स्कल को। और मैं लकी ये था कि उसने मेरे ब्रेन को डैमेज नहीं किया। इट गॉट एम्बेडेड इन द स्कल, बट देयर वाज लॉट ऑफ ब्लीडिंग बोथ फ्रॉम द हैंड एंड फ्रॉम द हेड। सो ऐसे लगता था जैसे किसी बकरे को काटा है उस गाड़ी में। बट आई टुक कंट्रोल ऑफ द वायरलेस सेट, एंड वहां से बारामूला अभी 10 किलोमीटर, 10-12 किलोमीटर था। तो माई वरी वाज कि ब्लीडिंग से डेथ ना हो जाए। तो मैंने वायरलेस सेट पे पुलिस कंट्रोल रूम बारामूला को कहा कि मेरी गाड़ी पर हमला हुआ है, आई एम इंजर्ड, प्लीज डीसी और एसपी को बोलिए कि, और एसएचओ को, वहाँ जो हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहाँ ऑपरेशन टेबल और डॉक्टर रेडी होना चाहिए। तो मैं जब तक पहुंचा तो एवरीथिंग वाज रेडी, एंड दे treated my this hand, and then आर्मी जनरल केम, एंड रात को हेलीकॉप्टर आ नहीं सकता था एयरलिफ्ट करने के लिए श्रीनगर,
तो उन्होंने रात को आर्मी का आरोपी लगाकर मुझे गाड़ी में शिफ्ट किया श्रीनगर. आई वाज ट्रीटेड इन श्रीनगर बेस हॉस्पिटल ऑफ द आर्मी. And this because the district hospital said we can't operate the head part. They didn't have that wherewithal. So in Srinagar base hospital मेरा वो splinter निकाला गया. Next day morning I was airlifted to Delhi and where plastic surgeon reconstructed this hand. So in brief this was. And जब ये हो रहा था तो एक टेररिस्ट मेरे लेफ्ट वाला जो पीछे का दरवाजा था कार का उसको खोलने की कोशिश किया कि वो मुझे हाई वो लेना चाहता था. he wanted to Prison. probably take me as a prisoner but he could not because दरवाजा जो था वो लॉक था. So he couldn't hijack. So that's what जो वो करना चाहते थे वो they did not succeed. But इतनी देर में हमने गाड़ियां निकाल ली और we were able to reach in time. So I think that is how lot. But as your question was what is the motivation. देखो उस वक्त जब गोलियां चल रही थी all this happened in fraction of seconds जब ये अटैक हो रहा था. First thing was Lord Krishna. I remembered Lord Krishna. And then मुझे वो सिखलाई जो नेशनल पुलिस एकेडमी में थी कि जब इस तरह का अटैक एम्बुश होता है तो आप एनिमी को नहीं जानते वो कहाँ बैठा है. अंधेरा है, रात का वक्त है, आप नहीं जानते वो कहाँ छुपा है, कहाँ से अटैक कर रहा है. वहां से निकलना ही सबसे बड़ी अक्लमंदी होती है. इसलिए मैंने ड्राइवर को पुश किया पीछे से कि गाड़ी निकालो यहाँ से. So that is how we were able to escape from there. And third was naturally my thought went to my family also. So these three things did. So basically, the teachings of Gita was the motivation. Ki, you are only a nimit matar. What all happens. God has already done what is going to happen. So you only become a nimit matar. आप सिर्फ उसके लिए एक बहाना बनते हो. बाकी भगवान कराने वाला सब कुछ. तो अल्टीमेटली it is Lord Krishna's teaching which actually is the motivating factor. Amazing story, amazing. I did not know that. आपके पास में बैठा हुआ था इतने लंबे समय से, पूछ नहीं पाया उस समय. There's a lot of things going on. एक you know obviously salute to you for putting your life in danger for protecting so many people. And politics aside, because the bravery of the soldier has to be respected. Politics aside, because the politics, though, we know what happened in Jammu and Kashmir, and now the same people are back. Looks like. Yes. But so how do you now, if you compare this situation happening all over India with the illegals? पहली बात तो I want to दर्शकों को बता दूं, अमेरिका भी illegal immigration रोक नहीं पाया. तो okay, so you do not just blame India for everything, क्योंकि अमेरिका भी नहीं रोक पाया. अमेरिका also has a 3,000 kilometer border with Mexico, but they cannot stop it with all the advanced technology. So don't just blame India for that. But what is the government's role in promoting terrorism in Kashmir? And also now the porous borders of Bangladesh has also created a similar situation in most cities of India. I could see them, Rohingya, even in Gujarat in some places. I could see them. You can make out from the way they dress and the way they talk, you can make out ki ye log kahan se aaye hai. How do you see your role and also the government's role in solving Kashmir? Mein to directly Pakistan hai, enemy country. Yes. In case of Bangladesh, also it's an enemy people, not just the government. Government to chhod dijiye. Now the government is also anti-India, but the enemy people, people to people is enmity. Yes. Is it Yes. almost religion based now? Religion based. Yes. So how do you see the situation today? See, Bangladesh is becoming another Pakistan. Already, as you said, people, it was enemy people who were probably promoting their, the expansionist जो एजेंडा होता है पीसफुल्स का कि पूरी दुनिया में हमारा राज होना चाहिए. एंड दैट इज
विद दैट इंटेंशन वो इन्फिल्ट्रेट करते रहते हैं। और भारत में तो ये बहुत देर से चल रहा है, कई सालों से, 71 से भी पहले का ये सब चल रहा है। आपने देखा नॉर्थ ईस्ट में तो कई डिस्ट्रिक्ट्स और कई स्टेट्स में तो बिल्कुल बदल दिया है जो अ, कम जो पॉपुलेशन का रेशियो है कंप्लीटली। बहुत सारी जगहों पे नाउ नॉर्थ ईस्ट में हिंदूज आर माइनॉरिटी, पर्टिकुलरली आप असम के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स देखिए। इसी तरह झारखंड, यूपी, बिहार, बंगाल, थिंग्स आर वेरी वेरी बैड। एंड एक एस्टिमेट के मुताबिक बांग्लादेश के जो इलीगल लोग एंटर हुए हैं, इनका नंबर 3 करोड़ से 5 करोड़ बताया जाता है। इट्स ह्यूज नंबर। तो द प्रॉब्लम इज इवन मोर सीरियस देन व्हाट इज जो यूएस की सिचुएशन है, उससे ज्यादा सीरियस है भारत में। और भारत में तो अब ये आप मुंबई चले जाइए, आप दिल्ली चले जाइए, आपको हर जगह बांग्लादेशी लोग मिलेंगे जो सोसाइटी से इस तरह इंटेग्रेट कर गए हैं इंडिया के हर शहर में, चाहे वो बेंगलोर हो, हैदराबाद हो, चेन्नई हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, कलकत्ता हो, कि आपके घर का काम करने वाले वो हैं, माई का काम वो करते हैं, आपके कपड़े धोने वाले, प्रेस करने वाले वो हैं, आपके ये जो मैनुअल काम होते हैं, प्लम्बर का काम करने वाले, आपका कारपेंटरी का काम करने वाले, बिजली का, आपके जो दूसरे मैनुअल काम होते हैं, इन सब में बांग्लादेशी ही आप पाएंगे हर सिटी में। और रोहिंग्यास भी पिछले कुछ सालों से भारत में, एक्चुअल नंबर किसी ने गिना नहीं है, बट एक एस्टिमेट के मुताबिक 50-60 हजार रोहिंग्यास भी हैं। तो उनका एक पोर्शन जो है वो इवन जम्मू कश्मीर में भी रहता है। और जम्मू कश्मीर में खासकर जम्मू सिटी जहां मैं खुद हूँ, यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ उनको बसाया गया है विद ए डेलिबरेट प्लान, क्योंकि यहाँ से बॉर्डर पास है। और बहुत सारी जगहों पे बांग्लादेशी और जो रोहिंग्यास हैं, उनका कोई भी अटैचमेंट आपके देश के साथ नहीं है। उनका ओनली मोटिव इज टू अर्न मनी एंड लाइवलीहुड। सो दे हैव एब्सोल्युटली नो अटैचमेंट, जैसे आप और हमको है कि हमारा भारत देश है, कोई भी आप जितना मर्जी लालच दीजिए, आप नहीं देश के लिए कुछ गलत करेंगे। लेकिन इनकी कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई सहानुभूति नहीं है। ये तो भारत को कुछ पैसों के लिए बेच डालेंगे, तो उनको कोई भी बम बनाने के दे देगा, बम लगाने के लिए दे देगा, डकैती करने के लिए, चोरी, क्रिमिनल चीज एक्ट्स के लिए, आप टेरर एक्ट के लिए उनका इस्तेमाल होता है। तो बहुत सारी जगहों पे रोहिंग्यास और बांग्लादेशी इसमें पाए गए हैं, ये क्रिमिनल एक्ट्स में और टेरर एक्ट में। तो इनका जो पाकिस्तान का साइड था उधर तो 2001-2002 में जब हमने भारत सरकार पर काफी प्रेशर डाला, जब वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, तो जो वो बॉर्डर फेंसिंग हुआ पूरे गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर में, उससे काफी इन्फिल्ट्रेशन में काफी फर्क पड़ा। मतलब नंबर्स हैव कम टू 10% बिलो। इन्फिल्ट्रेशन के जो लेवल है, यहाँ 2500 टेररिस्ट एट एनी गिवन टाइम ऑपरेट करते थे, फेंस बनने के बाद उनका नंबर जो है वो 200-250 तक आ गया। बट बांग्लादेश साइड में इट एक्चुअली बहुत सारा एरिया ऐसा है जहाँ फेंस बन नहीं सकता, क्योंकि आप जानते हैं वहाँ की जो टेरेन है, गंगा जी का बेसिन है, तो उसकी वजह से बहुत सारे फ्लड एरिया है, तो आप हर जगह कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। तो उसका टेरेन का फायदा लेके आज भी इन्फिल्ट्रेशन होती है। हालांकि काफी हद तक भारत सरकार ने बीएसएफ डिप्लॉय की है
और बीएसएफ के लोग काफी रोकने में रोल रहता है, लेकिन फिर भी बहुत फूल प्रूफ उसको आप नहीं कह सकते। और ये अनलाइक यूएस, यूएस में तो ट्रम्प उनका था ना कि प्लान, मैं पूरी वॉल मैक्सिको के बीच में क्रिएट करूंगा, बट जब आपकी बाइडेन की सरकार आई तो मिस्टर बाइडेन ने उसको हॉल्ट कर दिया, और फिर आपने देखा किस तरह से इलीगल्स का इन्फ्लक्स हुआ, एंड आई थिंक मिलियंस में इन्फ्लक्स हुआ उनका। बट इंडिया में तो यहाँ political parties, in fact, many of them have made them as a vote bank, और they are turning the जो हमारी पॉपुलेशन है उसको बहुत सारी जगहों पे वो दे आर यूजिंग देम एज, जितने बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, particularly situation in some areas of Bengal is very serious. In fact, झारखंड, बंगाल, असम और यूपी, छत्तीसगढ़, ये बिहार के कुछ इलाके, और साउथ में इवन केरला, इन सारी जगहों पे बहुत सारी जगहों पे मिनी पाकिस्तान बन गए हैं, और यू कैन कॉल देम मिनी पाकिस्तान। डेमोग्राफिक चेंज इतनी हो गई है कि 40%, 50% पॉपुलेशन जहां 10% होती थी पीसफुल्स की पॉपुलेशन, वो 40-40, 45-45% पहुंच गई, 50% पहुंच गई। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट इनफैक्ट मेजॉरिटी उनकी हो गई। तो दैट इज चेंजिंग द कंप्लेक्शन ऑफ इंडिया, एंड इट विल अल्टीमेटली, इसका असर जो है वो भारत पर, देखिए जब तक सनातन धर्म है तभी तक ये डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ और ये सब चलेगा। जिस दिन सनातन धर्म इन्होंने खत्म कर दिया, और जिस तरह से ये कर रहे हैं, बोथ लैंड जिहाद, लव जिहाद, आप यू नेम, वक्फ जैसे एक्ट चल रहे हैं, वक्फ बोर्ड वाले, आप जिधर हाथ रखते हो वो आपकी लैंड है। अच्छा, हिंदूज कैनॉट claim their temples which are destroyed, but peacefuls can claim any land even today. वो जहां अपना हाथ रखेंगे वो आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते उनके खिलाफ। So that is the kind of rules the laws Congress have made. So as a result, you have ensured that India becomes another Pakistan over the years. So